Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? A human settlement. Human settlement is the most important here, but is the first point. What is a settlement? First of all, understand you what is a settlement. Settlement is the most important point. Though we are used their term is a very frequently, but when it's come for identify, it is very difficult to give a clear-cut definition here. In a simpler, the term we can define settlement as any form of human habitation which is the ranges from a single dwellings to a large city. The word settlement has another connotation as well, as this is a process of opening up and settling to be preview uninhabited area by people. In a geographical, this process is also known as the accompanies, and there is we can say settlement is a process of grouping of people and acquiring of some territory to be built houses as well as for their economical support. Settlement can be broadly be divided into two types: rural settlement and urban settlement here. The settlement here broadly two types: urban and rural. Before the discussing about the meaning of types of rural and urban settlement in India, we should be now some basic difference between to the rural and urban area in generally here. First of all, here the major difference between the rural and urban area is a function. Rural area have a is a predominantly is a primary activity. The rural area have a predominantly a primary activity, and whereas the urban area have a dominated by secondary and tertiary activity. There is the most important and a small point here. And generally, their rural area have a low density of population than the urban. There is an important also point here. Generally, there is a rural area have a low density of population than urban area. कहते हैं आवास की बात करें तो हर के लिए जो है घर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का जो है प्राणी हो, सबके लिए आवास जो है उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना इंसानों के लिए होता है। और कहते हैं ये सेटलमेंट तभी बनती है जब हम जो है मेहनतों से जो है उसको खड़ा करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है मानव अधिवास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मानव अधिवास के अंतर्गत हमारा जो पहला पॉइंट आया है अधिवास क्या है। देखिए सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर सेटलमेंट होती क्या है, ठीक है, अधिवास हम कहते किसे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहने वाला है। हम बहुतः अधिवास शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, परंतु जब इसकी परिभाषा करना होता है तब हम उसकी जो है स्पष्ट परिभाषा देने में काफ़ी कठिनाई आता है। अगर हम इसको सीधे सीधे शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करें तो अधिवास जो है मानवीय जो है बसाहट का एक स्वरूप है जो एक मकान से लेकर नगर तक हो सकता है। तो आप समझ सकते हो जहाँ मानव निवास करता है उसे कहते हैं। वो मकान जो है एक नगर से जो कहते हैं एक गांव से लेकर नगर तक हो सकता है। अधिवास से एक और पर्याप्त बोध होता है कि क्योंकि अधिवास में बसाहट एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व में वीरान पड़े हुए क्षेत्र में मकान बनाकर लोगों को जो है बसाहट शुरू हो जाना आता है। यानी आपने देखा होगा कि सेटलमेंट होती है। यहाँ पर जो आपको कन्फ्यूज़न वर्ड लग रहा होगा कि यहाँ पर अधिवास किसे कहते हैं। अधिवास का मतलब होता है सेटलमेंट, ठीक है, जो यानी जो है ह्यूमन सेटलमेंट की इंसान कैसे अपने सेटलमेंट करे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है और अब इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। भूगोल में यह प्रक्रिया अधिग्रहण भी कही जा सकती है, यानी सेटलमेंट को हम यहाँ पर बसाहट को जो है अधिग्रहण भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो ये कहना कोई गलत नहीं रहेगा और ये काफ़ी ज़रूरी भी है यहाँ पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण तथा किसी क्षेत्र का चयन मकान बनाने के साथ साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी किया जाता है। अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार में विभक्त किए जा सकते हैं। एक होता है ग्रामीण अधिवास और दूसरा होता है नगरीय अधिवास। यानी आप इसको दो कैटेगरी में रख सकते हो सेटलमेंट को। एक जो होगा आपका अर्बन, एक होता है रूरल। तो दो ही टाइप्स के देखने को मिला है यहाँ पर सेटलमेंट। और इसके पहले कि भारत में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के अर्थ एक प्रकार की चर्चा करें
हम आम तौर पर जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी मौलिक अंतर क्या है। तो चलिए इसके मौलिक अंतरों के तरफ हम अध्ययन करें और जानने की कोशिश करें कि इसकी मौलिक जो है विशेषता क्या है। यदि हम इसकी पहले पॉइंट में देखें मौलिक विशेषताओं में, तो कहते हैं ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा अंतर दोनों के बीच क्रियात्मक गति विविधताएँ हैं, यानी जो कार्य करते हैं वो काफ़ी विभिन्नता आपको देखने को मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लोगों के कार्यकलापों में प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख होती है, तो आपको तो पता ही होगा कि गांव में है यानी ग्रामीण में जो है प्राथमिक क्रियाओं की एक्टिविटी होती है, और प्राइमरी का मतलब होता है जैसे कृषि उड़सी सब प्राइमरी में आ जाता है। लेकिन नगर इसके उल्टा होता है, नगर में जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी सेक्रेटरी नहीं होते हैं, जो होता है यहाँ द्वितीय और तृतीय क्रिया प्रमुख होती है, जिसमें आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जब वो कुछ बन जाते हैं तो उसका कितने फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, साफ हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्राथमिक क्रियाएं होती है जो कृषि से अंतर्गत होती है, और नगरीय क्षेत्र में जो होता है द्वितीय और तृतीय प्रमुख क्रियाएं होती हैं, जो आपको पता है कि कोई एक्टिविटी से हो सकती है, कुछ लेन देन से, व्यापार से हो सकती है। दूसरी बात इसी बात की तरफ इशारा करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे जनसंख्या बहुत ही विरल है, यानी बहुत ही कम है। लेकिन वही अगर आप शहरी क्षेत्र में जाकर देखोगे तो वहाँ पर जो है जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है। कारण क्या है? जॉब के तलाश में जो है ये लोग गांव से शहर की तरफ जो है पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जनसंख्या जो होती है शहरों की वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन वही लोग शहरों में आ जाएंगे तो गांव की जनरल सी बात है कि गांव में जो है लोगों की संख्या बहुत कम जाएगी, तो वहाँ प्रति व्यक्ति जो है लोगों की संख्या बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारा टॉपिक है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप। तो चलिए देखते हैं हम ग्रामीण अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप। तो नेक्स्ट है टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट है। Types and patterns of rural settlement. Before discussing types and pattern of rural settlement of India, let's have some of idea about the words types and pattern. The types refer to category of things having some common feature, whereas a pattern refer to regular form or order in which is a series of things occur. You know that there is an important point. Types and pattern here are defined here. Types refer to the category of things having some common feature, and whereas the pattern referred to be regular from order to which is a series of things occur. And when we say the settlement pattern, the term strictly there is applied to be a particular arrangement in the distribution of settlement which is given to the area. It is a differ from settlement form. Settlement form is related is a more to be spacious is a characteristics of individual settlement here. However, sometimes form of patterns are used are interchangeable, but here we will be discuss about the pattern only as far as the types of rural settlement is concerned here. It is simplify the degree of depression of the dwelling. There is the most important the types of settlement here. So here come types of rural settlement here. Geographers have a suggest the various themes of classification. If we have group of settlement found all over the country, and this can be broadly grouped under 4 categories. First of all, category here impact as clustered or nucleated to settlement, and second here semi-compact. Semi is a clustered and fragment of settlement here, and third is a hem-lated settlement, and fourth is here dispersed settlement. This is the most important point. Let's discuss about 3 types one by one along with some of the major pattern of the various types of as a rural settlement here. First come here compact settlement. What do you mean to hear a compact settlement? As the name of suggests, this settlement have a closely a build of area, build of area, and therefore such a settlement all the swellings are concentrated in a one central site, and this is inhabited area is structured and separate from the farm and pasture. The maximum settlement of our countries come under this category, and they are spread over to almost every part of country, and these settlements are distributed over to the entire northernest is the Indo-Ganga plain from Punjab in a northern western of West
Bengal in the east, and Odisha and coastal and basin of Mehandra in the Chhattisgarh and coastal area of Andhra Pradesh is given there is a delta of Tamil Nadu and well thus is the Karnataka. Lower Assam and Tripura and there is a valley of Sivalik etc. And sometimes people live in a compact settlement for a security of defense purpose here. The greatest example of this type is the Bundelkhand region of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh here. In Rajasthan also is people live in a compact settlement because of the scarcity is ability of is a cultivable land and water body here. There is a low here of such a compact settlement in Rajasthan. Therefore, they want to be make a maximum use or ability of natural resource here. Important. Such settlement is generally range from a cluster of about a 30 to hundreds of dwellings of different form. Size and functions here. On an average, their size varies from a 500 to 2,500 person is especially is a proliferated a part of Rajasthan to be more than 10,000 person in a Ganga plain here. Every often this is a settlement have a defined pattern due to closely a built area and interweaving there is a straight pattern. As a many as 11 pattern are identified here. We will be discuss only 5 major pattern and these pattern are linear pattern and rectangle pattern and circular pattern and square pattern and radial pattern. Let us discuss to the one by one for the different types of here major pattern here. First here linear pattern. Linear pattern here it is commonly found along is a main road, railways and streams sector here. It may be have a single row house arranged along there is a main arteries and for example rural settlement found along to sea, coastal, river valley and mountain range etc. here. There is an important linear pattern here. And next here rectangular pattern here. The second here rectangular pattern. This is a very common type which is developed around the rectangular shape of agriculture field as they are common to be find a system of land is a measurement based on the square unit. Village path and the cart track is also confined to be rectangle shaped pattern and then through the village is the northern, south and eastern western direction. Accessibility there is a form to the field as a connectivity to the other settlement lead to rectangular shape of settlements here. The settlement is a coastal Maharashtra and Andhra Pradesh and either side of is the Aravalli Hill sector and maybe style for the example here. And next here a square pattern. Let's see the square pattern here. The square pattern, this is the basically is a variety of rectangle type such as a pattern is associated with their villages lining at the crossing of the car tracks and there's a road and also related to the features is stacked an extension of the village outside a square space. And these features may include an all boundaries wall thick is arched and there's a road as a pond is important. And the next here circular pattern here. Circle pattern in this is the upper Dovas and Trans is a Yamuna districts. Is a Malabar regions, Punjab and Gujarat large villages are characterized by the very high degree of compactness here. The outer walls of dwellings is adjoining each of other and present a continuous front so that when a view from to the outside the village look like a wall as wall of a defile is enclosure spared by the few opening. The round from was a natural outcome for maximum irrigation for a purpose for defense during to the past. There is a most important point here circular pattern. The next here radial pattern. In these types of number of streets is a coverage on a center which may be a source of water. There is like a pond, well, and temples are mosques and center of the commercially activity of simple open space. Thus, the streets seem to be gradation from common center. Example, our settlement is near a Guruk Shikhar and the Mount Abu is Rajasthan. The Mount Abu in Rajasthan and Vindhyachal in the Uttar Pradesh etc. There is the most important here example. And the next here
Semi-compact settlement here. Semi-compact settlement, as the name of suggested, the dwelling to the house are not be well connected here, and such settlements are characterized by a small but compact nuclear around which is the hamlet and disappears there. Its cover is more area than to compact settlements, and these settlements are found both upland and plateaus depending upon the environment condition and providing in the area. Such settlements are situated along the streams and Manipur, Madhyalaya and the Balghat district of Madhya Pradesh here, and the Rajgarh district of Chhattisgarh. Different tribes groups is inhabited such a settlement in the Chota Nagpur regions here. In the Nagaland, such a settlement is maybe in form of blazing of villages. Like a compact settlement, a semi-compact settlements may be also have a different pattern. The different pattern, there are some of pattern here. A checker board pattern, ingrained a pattern, fan shape pattern. There is a most important pattern according to semi-compact settlement here. The semi-settlement compact here, this is important. The important first point here, checkerboard pattern. Checkerboard pattern, this types of settlement found generally at the junction of two road. Junction of two road. The village street is meet to each other at one angle or parallel to each other, and this because of the density to be listened to the devils along a cardinal axis. And this pattern is common in the northern plain area. And the next year, ignorates a pattern. Ignorated pattern as such a settlement occur as a result of ignorations of rectangular pattern due to the influence of side feature. For instance, in the Ganga plan, an area is level to inheritions, the rectangular pattern become usually is ignored along the high ground. Even otherwise is an advantage offering by the river sides location of force such as a pattern. There is an important point here. The next here, fan shape pattern. Fan shape pattern, there is important. This is a seam to where some focus as a point to line is situated at one end of villages. A focal object may be a tank, a riverside, a road, a no arc card, as well as even to place of our shape. The work shift is important, such as a pattern is common in the delta region, whereas designed to simply follow the fan shape profile of delta in the case of Manhavadis and the Godavari, Krishna, Kaveris, etc. Such a pattern are also common in Himalaya is a foothill. The next here is a hamleted settlement here. This type of settlement are fragmented into the several small unit. The main settlement does not have such as influence on the other unit, and every often there is original site is not easy, sustainable, and these hamlets are often spread over to the area with the intervening field. And this is, segregation is often flanked by a social and ethics factor. The hamlets are locals, named is a Philias, Paras, Thana, and Dhani, Nelas, etc. And these settlements are generally found in West Bengal, and the eastern is Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, and the coastal plain is geographically it is a covered is a lower Ganga plain, a lower valley of the Himalaya, and the center plateaus is a upland and the region of the country. The next dispersed settlement. There is an important point. This is also known as the isolated settlement. Is also called to isolated settlement here. And here the settlement is characterized by unit of small size and which may be consist of a single house to the small group of houses. It is a various from 2 or 7 huts, and therefore it is a types of hamlet are scattering over to the west area and that does not have any specific pattern. Such a types of settlement are found in the tribal area in the central part of India, covering to the Chota Nagpur plateaus and Madhya Pradesh, Rajasthan, etc. Such a pattern are also common in the hill of northern Bengal, Jammu and Kashmir, and Tamil Nadu and Kerala. That is important. यहाँ जो बात आई है अब अगली हमारा पॉइंट ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। कहते काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार एवं प्रतिरूप क्या है।
अधिवासों का अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो आपने देखा होगा कि गांव की जो सेटलमेंट होती है बड़ा डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है। तो इसी के विषय में जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और हर एक जो है अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप के विषय में यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानने की हम कोशिश करें। कहते हैं इसके पहले कि हम ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार एवं प्रतिरूप के विषय से चर्चा करें, आइए सबसे पहले प्रकार और प्रतिरूप शब्दों के बारे में हम विचार कर लें। आखिर प्रकार क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है। तो प्रकार शब्द से एक श्रेणी में वर्गीकृत वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आपने प्रकार के बारे में सुना ही हुआ होगा कि कोई भी वस्तु होती है उसका वर्गीकरण, यानी कोई वस्तु होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में बांटना। जैसे आपको पता ही है कि जो जंगली गोभी थी वो कितने श्रेणियों में बट गई है। ठीक है, बंद गोभी बदल गई है, ब्रोकली में बदल गई है, ठीक है, सलाद वाला में बदल गया, तो कितने सारे बदल गए। तो ये जो है वर्गीकृत किया गया है कई श्रेणियों में, इसको तो वर्गीकृत किया गया है। तो ये प्रकार हो गया। इसमें कुछ समानताएं जरूर होती है, उनमें कुछ न कुछ समानताएं जरूर होती है। मैंने साइंस के लिए जो है बंद गोभी है, इसका मैंने गोभी का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपने अगर साइंस पढ़ते हो तो आपको इसको पता होगा कितने डिफरेंस इसमें वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो उसे ही हम वर्गीकृत करते हैं डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी में। जबकि प्रतिरूप शब्द से किसी विशेष आकृति या उसके क्रमबंध में जो है जमावट का बोध होता है। ये जबकि प्रतिरूप देखिए क्या है, एक निश्चित आकृति को कहते हैं, यानी निश्चित आकृति होती है उसी को ही जमावट या बोध होता है हमें, तो उसी को ही हम प्रतिरूप कहते हैं। जब हम अधिवासों के प्रतिरूप का जिक्र करते हैं तो उसे दिए गए क्षेत्र में अधिवासों के स्थानिक जमावट या वितरण का भी बोध होता है हमें, कि उस क्षेत्र में जो है उसका जमावट कैसा होगा, वो कैसे क्षेत्रों में जो विभक्त होगा। तो इस सारी बातों के जो है ऊपर हम जो है ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। यह अधिवासों के प्रकार से अलग है थोड़ा सा। कहते हैं ये अधिवासों के प्रकार से थोड़ा अलग रहेगा, ये जरूरी भी है क्योंकि अधिवासों के प्रकारों से हमें उनके स्थानीय बसावट गुणों के बोध भी होता है कि वो लोग किस प्रकार जो है वहाँ पर निवास करते हैं, उनका रहन सहन किस प्रकार होती है, तो इसका भी हमें जो है बोध हो जाती है। अर्थात आदिवासियों के प्रत्येक इकाई को आदिवासियों गुणों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है कि आदिवासी जो होते हैं उनके गुण किस प्रकार के हैं, तो इसके बारे में हमें इससे इन्फॉर्मेशन जो है सुचारू रूप से अपर्याप्त मिलती है। तभी कई बार प्रकार एवं प्रतिरूप को एक दूसरे के अर्थों में प्रयोग भी किया जा चुका है, लेकिन यहाँ हम केवल प्रतिरूपों पर ही चर्चा करेंगे। जहाँ तक ग्रामीण अधिवासों का प्रकार का संबंध है, यह आवासों के वितरण के अंश को दर्शाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रामीण अधिवासों के प्रकार कितने हैं और कैसे इसको जो है विस्तृत किया गया है। अगर हम बात करें ग्रामीण अधिवासों के प्रकार के, तो कहते हैं भूगोलवेत्ताओं ने जो है अधिवासों के वर्गीकृत करने के लिए अनेक युक्तियाँ सुझाई है। यानी कहते हैं अगर जिस चैप्टर में जिस क्लास के बारे में पढ़ोगे, जैसे पढ़ोगे वहाँ पर अपने अपने विचारधारा होती है, लेकिन सबका जो है यहाँ भूगोल के अंतर्गत इसको जो है जो युक्ति सुझाने की कोशिश किया गया है। यदि देश में विद्वान सभी प्रकार के अधिवासों के वर्गीकृत करना चाहें तो इन्हें 4 श्रेणियों में मुख्य बांटा गया है। तो 4 श्रेणी कुछ इस तरह है: सदन, शहद केंद्रीय अधिवास, दूसरा है अर्ध सदन, पहले सदन है, दूसरा है अर्ध सदन यानी अर्ध सह विखंडित अधिवास, तीसरा जो कहता है पल्ली पुरावा अधिवास, पल्ली पुरावा अधिवास, और चौथा जो है प्रक्रिया एवं परिचित अधिवास। तो ये चारों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इन सारे जो है चारों के जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करें और इसके हर एक पहलू में हर एक बातों को जुड़े हुए बातों को अध्ययन करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम सदन अधिवास के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए कॉम्पैक्ट जो है सेटलमेंट के विषय में हम चर्चा करें। यदि हम सदन अधिवास के विषय में बात करें तो कहते हैं जैसे कि नाम से ही ये स्पष्ट है कि अधिवासों में मकान पास पास सटकर बने होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस शहरों में काफ़ी दिखता है, लेकिन हम गांव की बात कर रहे हैं तो गांव में भी इस तरह के पैटर्न देखने को मिलता है जहां पर मकान पास पास सटकर बने होते हैं। इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे आवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर केंद्रित हो जाता है और आदिवासी क्षेत्र के खेतों एवं चरगाहों से अलग ही होते हैं। हमारे देश के अधिकांश आवास इस श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। अब गाँव में चले जाओ तो देखोगे एक जाति के व्यक्ति जो है सट सट के जो है उनके मकान बने हुए होते हैं। ऐसे अधिवास देश के प्रत्येक भाग में मिल जाते हैं और इस अधिवासों का जो वितरण समस्त उत्तर गंगा सिंध मैदान, उत्तर पश्चिम पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इवन कि उड़ीसा तट हो, छत्तीसगढ़ राज्य, महानदी घाटी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटबंधीय क्षेत्र और
कावेरी डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु के क्षेत्र हो, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र और असम के त्रिपुरा निचले क्षेत्र जो है शिवालिक घाटियाँ भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि ये क्षेत्र हर जगह आपको सघन अधिवास मिल ही जाएंगे। कभी कभी लोग जो है सघन अधिवास में अपनी सुरक्षा या प्रतिरक्षा के उद्देश्य से रहते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, उनका रक्षा हो जाती है। कहते हैं एक ही समुदाय के लोग रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो कहते हैं एकता में बल है, यानी दूसरे व्यक्ति जो इन पर जो है प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। लेकिन आज के समय थोड़ा सा बदला हुआ है, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसे अधिवासियों से बड़े ही सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें मिलता है। देखिए अच्छा, यहाँ पर सबसे सुंदर उदाहरण जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र मिलते हैं। राजस्थान में भी लोग सघन अधिवास जो है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा पेयजल की कमी के कारण भी रहते हैं, ताकि उपलब्धता जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है अधिकतम उपयोग कर सके। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अधिकतम से प्रयोग करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक जगह इकट्ठा रहने से ये काफ़ी जो है सुरक्षित भी रहते हैं। इस प्रकार के अधिवासों में 30 से लेकर कई सौ मकानों की संहिता होती है, जिनके कार्य, आकृति एवं आकार का विभिन्न होते हैं। औसतन इन अधिवासों में राजस्थान के विरल बसे क्षेत्रों में 500 से 2500 व्यक्तियों से लेकर सघन बसे गंगा मैदान में 10,000 व्यक्तियों से अधिक भी रह सकते हैं। अक्सर ऐसे सघन अधिवासों में अधिवासियों के जो है इकाइयों की बनावट एवं जो है बसहाट तथा उसके बीच गली एवं सड़कों के विन्यास में एक निश्चित जो है प्रतिरूप होती है। ऐसे प्रतिरूपों की संख्या लगभग 11 चिन्हित की जा चुकी है, परंतु हम यह उनके 5 प्रमुख प्रतिरूपों की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं वो 5 प्रतिरूप कौन कौन से हैं। तो पहला प्रतिरूप तो आता है रेखिक प्रतिरूप, दूसरा आता है आयताकार प्रतिरूप, तीसरा आता है वर्गाकार प्रतिरूप और चौथा आता है वृत्ताकार प्रतिरूप और पांचवा जो है अड़ियल प्रतिरूप। देखिए 5 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है रेखिक प्रतिरूप। चलिए देखते हैं रेखिक प्रतिरूप में किस बात की तरफ जो है इशारा की गई है। देखिए रेखिक जो है प्रतिरूप इस प्रकार के अधिवास बहुलतः मुख्य जो है मार्ग, रेलवे और जो है रेल मार्गों और नदियों के इत्यादि किनारे बसे जाते हैं। ये तो ये मैक्सिमम ये देखने को आपको मिलेगा कि मुख्य मार्ग या रेल मार्गों के, नदियों के जो है इत्यादि किनारे बस जाते हैं और इसमें मुख्य रेखा के सहारे एक श्रृंखला में श्रेणीबद्ध मकान हो सकते हैं। यानी ये जो होते हैं एक श्रेणीबद्ध जो है मकान होते हैं, श्रृंखला के अंतर्गत होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे ग्रामीण अधिवास सागर तट, नदी घाटियाँ एवं पर्वत श्रृंखलाएँ के सहारे पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो रेखिक प्रतिरूप है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात आता है आयताकार प्रतिरूप। देखिए यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित होते हैं। जहाँ पर कृषि के लिए ज़मीन होता है उसके चारों ओर जो होते हैं लोग इस तरह के आयताकार प्रतिरूप तैयार करते हैं। वर्गाकार खंड पर जो आधारित भूमि जो है बंदोबस्त पर ही यह आधारित होती है और इसमें सड़कें आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण भी काटती है। यानी सड़कें जो है आयताकार होती है और एक दूसरे को कैसे काटती है, समकोण काटती है। गांव के अंदर की सड़कें भी आयताकार क्षेत्र के अनुरूप ही उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम दिशाओं में आती जाती है। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में अरावली पहाड़ियों में ऐसे आदिवासी उदाहरण मिल सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटीय और अरावली पहाड़ी में आदिवासियों के उदाहरण। उसके पश्चात आता है वर्गाकार प्रतिरूप। देखिए ये आयताकार प्रतिरूप एक विभिन्न प्रकार के हैं। यानी देखा जाए तो यह आयताकार प्रतिरूप का एक विभिन्न प्रकार है और ऐसे अधिवास मुख्यतः जो पगडंडियों एवं सड़कों के मिलने स्थल से संबंधित होते हैं। आप देखे भी होंगे कि जहाँ पर सड़कें जो मिलती है, सड़कें बने होते हैं, वहीं पर जो है इस प्रकार के मकान जो है सेटलमेंट बनाई जाती है। सड़कों के मिलने एवं स्थल संबंधित होते हैं और ऐसे अधिवासों का जो है संबंध कभी कभी गाँव का विस्तार जो है जो उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बाध्यता से भी होती है। यानी आपने देखा होगा गांव के जो घर बने होते हैं वो चौराहों के आसपास काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी ज़रूरी भी रहता है। आगे है हमारा वृत्ताकार प्रतिरूप। चलिए देखते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या बताया गया है। देखिए वृत्ताकार प्रतिरूप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी यमुना के ऊपरी द्वाब क्षेत्र या कहें हम यमुना पार के जिलों में, तो कहते हैं मलवाब क्षेत्र पंजाब गुजरात राज्यों के अंतर्गत बड़े ग्रामीणों में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाई बहुत अधिक सटकर बसी हुई है।
यानी देखा जाए तो पंजाब गुजरात राज्यों के क्षेत्र जो हैं यहाँ पर आवासीय जो इकाई है बहुत सट सट कर बसी हुई है। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक श्रृंखलाबंद साधारण इकाई जैसा जो है लगता भी है। और इस प्रकार के जो है वित्तकार स्वरूप भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से मकानों की अधिकतम शक्ति का परिणाम भी है। और आपने देखा भी होगा ये पंजाब के क्षेत्रों में काफ़ी बनाई जाती है। ठीक है, पंजाब में देखोगे तो एक ही दीवार के दो मालिक हो जाते हैं। तो इस तरह के वित्तकार प्रतिरूप जो है आपको पंजाब और गुजरात क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है अड़ियल त्रिज्या प्रतिरूप। तो चलिए अड़ियल त्रिज्या प्रतिरूप देखते हैं कैसी है। देखिए यहाँ पर जो है अड़ियल त्रिज्या प्रतिरूप है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें एवं गलियाँ किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत या तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र या केवल खुली जगह की ओर प्रमुखता होती है। यानी अड़ियल त्रिज्या प्रतिरूप जो होती है उन क्षेत्रों में ये बनाई जाती है जहाँ पर तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद आदि जो है या व्यवसाय की गतिविधियाँ होती है। तो इस जगह जो है बनाना सेटलमेंट बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसलिए गलियाँ एक सामान्य केंद्र से जो है विपरीत लगती है। और इस प्रकार के अंधविश्वासों के उदाहरण है जो है गुरु शिखर के पास, माउंट आबू मेरा स्थान और विंध्याचल उत्तर प्रदेश। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट जो अर्ध सदन विश्व जो है अधिवास क्या है। चलिए देखते हैं आगे जो है अर्ध सदन अधिवास। अर्ध सदन अधिवास बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है सेटलमेंट के अंतर्गत। कहते हैं जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि आवास पूरी तरह से संगठित नहीं होते हैं। यानी अर्ध सदन अधिवास का मतलब यही होता है कि जो आवास होती है वो पूरी तरह से संगठित नहीं होती है। और इस प्रकार के अधिवास में जो है नाभिकीय रूप से सदन छोटी वसाहट होती है। यानी छोटी सी ही परिवार होते हैं इसमें, जिसके चारों ओर पल्ली पुराव और प्रक्रिया रूप से बसे हुए रहते हैं। यानी कि छोटा सा जगह होता है, वहाँ पर काफ़ी आसपास जो है व्यक्ति सब अपना घर बना के अपना बसेरा बना के रहते हैं। ये शहर अधिवासों की तुलना में ज़्यादा स्थान घेरते हैं। ऐसे अधिवास मैदानी एवं पठारी भागों में स्थानीय पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर पाए भी जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर ये पाए जाते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में जो है नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिलों में भी देखने को मिलता है। और विभिन्न जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में ऐसे अधिवास बनाकर रहते भी हैं। तो छोटा नागपुर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर जो है अर्ध सदन अधिवास ही बनाकर जो है लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है बात बताई गई है यहाँ पर। सदन अधिवासों को जो है सामान्य और सदन अधिवासों को भी कई विभिन्न प्रतिरूप होते हैं और कुछ प्रतिरूप यहाँ दिया भी गया है। एक तो है चौक पट्टी प्रतिरूप। देखिए चौक पट्टी प्रतिरूप एक अलग ही अधिवासी होती है। एक बड़ी हुई आयताकार प्रतिरूप है और एक पंखाकार प्रतिरूप है। तो इसके विषय में हम आगे विचार करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या बात को जो है दर्शाया गया है और क्या कहना चाहता है। यदि अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि चौकड़ बोर्ड या चौक पट्टी प्रतिरूप ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सेटलमेंट के अंतर्गत है। कभी अधिवास का यह एक प्रकार है जो सामान्यतः दो मार्गों को मिलन स्थान पर मिलता है। यानी दो मार्ग होता है, उसके जो है मिलन स्थल पे ये मिलता है। गांव की गलियां एक दूसरे के साथ जो है मेल खाती हुई तथा आयताकार प्रतिरूप बनने लगती है जो परंपरा से लंबत होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखा जाए तो गांव की गलियां एक दूसरे को जो है साथ मेल खाती हुई आयताकार प्रतिरूप में बनने लगती है। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट है बड़ी हुई आयताकार प्रतिरूप यानी एलोगेमेंट प्रतिरूप। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थानीय कारणों से आयताकार अधिवास की लंबाई में वृद्धि ऐसे प्रतिरूपों का कार्य होती है। उदाहरण के तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में यहाँ बाढ़ग्रस्त स्थितियाँ बनती रहती है। वहाँ आयताकार अधिवास का विस्तार लंबाई में ऊपरी ऊंचाई वाले भागों की ओर होती है। और इसके अलावा नदी किनारे की स्थिति को लाभ भी इस प्रतिरूप के प्रोत्साहित भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर है कि बढ़ी हुई आयताकार। तो ये कहाँ है, किस क्षेत्र में है? गंगा के जो है मैदानी इलाकों में ऐसे ही जो है आपको सेटलमेंट मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात है पंखनुमा प्रतिरूप। पंखनुमा प्रतिरूप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते अधिवास का ऐसा प्रतिरूप तब होता है जब कोई महत्वपूर्ण केंद्र या कतार ग्राम के किसी एक छोर पर बना हुआ होता है। यानी ये भी एक सेटलमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था है जहाँ पर आप देख सकते हो कि केंद्र या कतार ग्राम किसी एक छोर पर बना होता है। यानी गांव होता है किसी एक छोर पे ही, दूसरे छोर पे नहीं होती है। ऐसे केंद्रीय बिंदु कोई तालाब, नदी तट,
बगीचा, कुआं, पूजा का स्थल हो सकता है। यानी आपने देखा होगा कि लोग जो है अब बसते किस क्षेत्र में, जहाँ पर कोई तालाब हो, नदी हो या बगीचा हो, कुआं हो, पूजा के स्थल हो, तो इसके आसपास उनके लिए जो है सुचारू रूप से बसने की व्यवस्था बन जाती है। ऐसे प्रतिरूप के उदाहरण नदी के मुहाने क्षेत्र में भी बन जाते हैं। तो नदी के मुहाने क्षेत्र में भी जो है सेटलमेंट बसाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ मकान की डेल्टा की पंखनुमा आकृति का अनुसरण भी किया जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने पर ऐसे अधिवास मिलते हैं। हिमालय पाद प्रदेश में भी ऐसे अधिवास सामान्य रूप से भी पाए जाते हैं। यानी हिमालय पाद में भी ऐसे ही अधिवास सामान्य रूप से देखने को मिली है। उसके पश्चात है पल्ली पूर्वा अधिवास। पल्ली पूर्वा अधिवास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में प्रकटित रूप से बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। अधिवास का वास्तविक स्थान अंतर करने योग्य नहीं होता है। मकान का एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं, जिसके बीच बीच में खेत होते हैं। यानी आप समझ सकते हो, ये बहुत ही आसान है कि मकान एक बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए होते हैं, जिसके बीच बीच में जो खेत होते हैं, और यह विभाजन सामान्य सामाजिक जातीय कारकों द्वारा ही प्रभावित होता है। और इन मकानों का स्थानीय तौर पर फलिया, पारा, धाना, धनी, नगराई आदि भी कहते हैं। यह अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है और मध्य प्रदेश और तटीय मैदान में काफ़ी पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। भौगोलिक रूप से इसके अंतर्गत जो है निचला गंगा मैदान, हिमालय के जो है निचली घाटियाँ तथा केंद्रीय पठार, देश के उच्च भूमियाँ इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी रहता है कि पुलिया पूर्वा अधिवास, ये मकान बिखरे हुए होते हैं और कहीं कहीं बीच बीच में जो है खेत होते हैं। तो ऐसे गांव में देखने को आम तौर पे मिला है, और ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो आम है। उसके पश्चात है परिक्षिप्त या प्रकरणीय अधिवास। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिक्षिप्त या प्रकरणीय अधिवास कहते हैं इस अधिवासों की एकांकी अधिवास भी कहते हैं, यानी दूसरा नाम इसका एकाकी अधिवास भी है। और इन बस्तियों की एक विशेषता यह होती है कि इन अधिवासों की इकाई छोटी छोटी होती है। यानी इस सेटलमेंट की इकाई जो होती है बहुत ही छोटी छोटी होती है, अर्थात आदिवासियों घर या घरों का समूह भी छोटा होता है। इनकी संख्या 2 से 7 मकानों की हो सकती है, यानी 2 से 7 मकानों की संख्या हो सकती है। और ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए होते हैं तथा इनका कोई स्पष्ट प्रतिरूप नहीं बन पाता है। और ऐसे अधिवास भारत के जनजाति बहुल मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, तमिलनाडु एवं केरल हो, इन सभी राज्यों में भी ऐसे अधिवास देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देयर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। Factor influencing of their types of rural settlement. That is an important topic. There are 3 factors that influence of type of settlement in India. These factors are physical, ethic or cultures, and historical or defense. Let us discuss these factors one by one here. The first factor here, physical factor. Physical factor here, this include a relief or reduce as social is a capability, climate and drainage, growth, water level, etc. This factor influence the types of spacing of the dwellings. Of instance, in a dry region of Rajasthan, water is an aquacially factor, and therefore houses are situated along a pond or well, which is a guided. There is a competence of the settlement. The physical factor is the most important here. There are physical factor is like relief, altitude, soil capability, climate, drainage, groundwater, and levels. There is the most important physical factor here. And second here, ethic. Ethic mean is a culture factor. Ethic culture factor here. This include a aspect like a caste, community, ethnicities, and religions. In India, it is commonly found that is a mainland owning is a caste reside at the center of the village, and the others is a service providing to caste and periphery. This lead to be a social segregation and fragmentation of settlement into the several unit. There are ethics and culture factor like a caste, communities, ethics, and religions here. And the next year, historical and defense factor.
Historical and defense factor in this past most broadly area of northern western plan where is a conquered as attacked or frequently by the outsider. For a long time, apart from attack from an outsider, and there had been a continued fight between the princely state and kingdom within the country. Therefore, security concerned favorable their evolution of the nucleated settlement. There is important historical and defense factor here, like princely state and kingdom with the country. Therefore, security concern favor or evolution of related to settlement. There is important factor here. देखिए जो हम आज बात करने जा रहे हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार को कौन कौन कारक जो है काफ़ी प्रभावित करता है। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है कि ग्रामीण अधिवासों के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक, तो कहते हैं अगर हम ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारक होते हैं। एक तो होते हैं भौतिक यानी फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है जातीय एवं संस्कृति यानी कल्चरल फैक्टर होते हैं, और तीसरा जो होते हैं ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्रिकल फैक्टर जो होते हैं काफ़ी मायने रखते हैं। और इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसके महत्व को भी समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं इसमें प्राकृतिक कारक के अंतर्गत जो है क्या पहला पॉइंट आया है। पहला पॉइंट जो आया है प्राकृतिक कारक यानी भौतिकीय कारक। कहते हैं इन कारकों में शामिल अगर हम देखें तो भूमि की बनावट रहती है और जलवायु तो होती है साथ में, और ढाल की दिशा भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और मृदा की सामर्थ्य यानी मिट्टी की सामर्थ्य भी बहुत जरूरी कि मिट्टी को जो होल्ड करने की कितनी क्षमता है। जलवायु भी काफ़ी अपना जगह महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और अफवाह भूमि जल स्तर आदि महत्व रखता है। इन कारकों का प्रभाव आवासीय मकानों के बीच की दूरियां तथा उनके प्रकार इत्यादि पे पड़ता है। कहते हैं राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता निर्णायक कारक है, इसलिए वहाँ मकान किसी तालाब या कुएं के आसपास संकेंद्रित होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पुरातन समय का एक रूल है कि मकान वहाँ पर होते हैं जहाँ पर जो है पानी का स्रोत होता है। तो ये प्राकृतिक कारक के अंतर्गत भी हो सकता है कि मकान वहीं पे होते हैं जहाँ पर जो है तालाब एवं कुएं संकेंद्रित हो। उसके पश्चात आता है जातीय और सांस्कृतिक कारक। देखिए जातीय और सांस्कृतिक कारक काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसमें शामिल अगर हम देखें तो शामिल है जाति समुदाय, ठीक है, जाति और समुदाय, जातीयता, धार्मिक विश्वास इत्यादि। कहते हैं भारत में सामान्य रूप से पाया जाता है कि प्रमुख भूस्वामी जातीय गांव के नाविक क्षेत्र में बसती है और अन्य सेवा भी प्रदान करने वाली जातियाँ ग्राम की परिधि में बसती है, और इसका परिणाम जो है सामाजिक पृथकता तथा अधिवासों का छोटी छोटी इकाइयों में टूटना भी सम्मिलित होता है। तो देखिए छोटे छोटे इकाइयों में टूटना ये बहुत ही महत्व रखता है। यदि हम ऐतिहासिक बात की तरफ अगर ध्यान दें तो ये बात साफ हो जाता है कि ऐतिहासिक एवं प्रत्याख्यात्मक कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ऐतिहासिक काल में भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों के अधिकांश भागों में कई बार आक्रमणकारियों और आक्रमण किया गया है। तो आपको पता ही होगा इस बात से कि अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में मैदानी भागों में अक्सर जो है आक्रमणकारियों का मेन अड्डा बना रहा। कहते हैं कुछ भागों कब्जे में भी लिया गया और इसके पश्चात इसके लंबे समय तक बाहरी ताकतों के हमलों के अलावा देश के इस भाग में प्रमुख राज्य और साम्राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहे। तो ये सारे ऐतिहासिक कारक हैं जहाँ पर साम्राज्य के लिए जो है आपस में राजाएं लड़ते रहते हैं, और इसका बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है किसी भी क्षेत्र के। इसलिए नाभिकीय प्रारूप अधिवास सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ये जरूरी भी है। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। The next year, house types in India. House types in India. There is a most important point. House types in India. Variation in the house types or dwellings are mainly based on the building materials available. It is also based on topography and prevailing climatic condition. You know that it is also based on topography and prevailing climatic condition. In the rainy area, most of the roof are slanting to be both sides from center. It is an important point here. In the rainy area, mostly of the roof are slanting to be both sides from the center. And this is also the case area where a snowfall occur.
But the place where rainfall is scant, roof are flat. That is the most important point. As far as building material are concerned, this can be grouped under two categories. There are two categories most important: building material used for a walls, building material used for a roof. There is a most two category here: building materials used for a wall and building material used for the roof. However, with the advancement of building technology and financial assistance available to be people living below to poverty line has a changed to be structure of house types in the rural area. This is important. There the advancement of building technology and financial assistance available to the people living below the poverty line and change the structure and types in the rural area. Let us discuss them one by one for the building material used for the wall and building material used for roofs. Come here. Here come to the first point, building material used for a wall. In India, building material used for a wall can broadly be grouped under five categories. The five categories are most important: the mud, stone, brick, timber, and metal. There is a five materials the most important. And first here, mud. Mud is the most common material available from all types of soil and varying the texture and color. It is also the widespread oldest material used in houses of all civilization. This is a vernacular buildings involving to family labor and is a neighborhood as a corporation and available almost all part of country. The next point is a stone art is a vessel as a welder or the rock cut piece are widely used in such a area is where a proximity is ability in a great amount and probability are variable factor. Sandstone are providing hill zone, volcanic plateaus zone and exhibit example of such a house in a abundance. There is stone, there is the most important. And the next is brick wall. Brick wall are known as a covering to countryside with an increasing use of the coal and baking materials. Today, brick is a granite are commonly found in the rural area and blackened bricks are freely available. Its role in the construction, cost, durability, space, saving and manner is a variability is a view. The oldest evidence of house are available from the excavation of various sites of Indo-Valley civilization. The mud is a moderate as a cementing material used widely in the countryside. Various other cementing materials and mortars are used at the same time. Now cement is a covering their market in a countryside too. And back it is a kacha. Brick is also used for a low height wall, but popular is a poor class awareness. There is a popular in a poor is a class awareness. The next year, timber. Timber are wooden wall. If the houses has been too commonly is a forest area because woods are available in abundance there. Just near the dwellings are the major factor for using this timber and building materials. Example are bound in the Bill area of central India. The next year, battleized wall. Battle wall is mainly their product of terrain and forest cover. This is due to the ability of material almost without cost and skill is among their awareness. And these houses are mostly occupied with their original is their Vidyas as a Satpura. Mostly gardens as a wheel reside in such a houses, and these small dwellings occupy even the slope and summit of the hills. The next are building material used for a roof. These materials can be broadly is grouped under seven category. There is under seven category. These are the tile, thatch, mud and other materials, tin, stone slab, wood and brick and other. There is the most important building material used for the roof. There is brief explanation here. A tile roof are commonly throughout the India
And two types of tiles, semi-cylindricals and flat, are used for the covering house with a varied size and form. By the large size is the large in the northern Indian plan and stores the plateaus and hill area. That is important here. And the next year, thatchings is the original setter, making silk still are prevalent in a most of poor class people. All the sorts of wall are covered by the thatch. Whether it is the stone, timber, or mud valid houses. The next year, mud thatching, often mixed with the cow dung, is a common in the western part of India. In a western part of Uttar Pradesh, such a house marked their horizons in each settlement. It is occasionally is a plastering is enough to be provide a safety from a rain. And the next year, stone slabs or flak are beginning used to sign a same time in a mountain, hilly and plateau area. Sandstone and steel slabs make a driverless roof after beginning cut and design according to the need. The next year, wood and roof materials commonly is the northern mountainous region of India. Within this category, there are two types. First is the northern eastern state. A wooden slab are carefully surprise post and joined with the rounded is the corners and protect the house from snow and rainwater. In the lower altitudes, particularly Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir, the houses are covered with the tiny or waterproof material. The next year, brick make flat and the smooth roof in the former entry mixed with the iron, rod, and cement. A, a practice is the because is a modern types rural house, particularly in the rulers market center and commonly found in the house of ruler rich. The use of the traditional building material is decreasing and it is beginning replaced by the building material like iron, tin, sheets, cement and etc. देखिए यहाँ जो आया है भारत में मकानों के प्रकार। देखिए भारत में मकानों के कई प्रकार हैं जो काफ़ी महत्व भी रखते हैं। भारत में मकानों के बहुत से जो है किस्में आपको देखने को मिल जाएगा और भारत में पुरातन समय से कहते हैं मॉडर्न टाइम तक जो है मकानों में बहुत से चेंजेस देखने को मिला। जहाँ पर पहले कच्चे मिट्टियों के घर बनाए जाते थे, घास फूस के बनाए जाते थे, आज जो है बड़े बड़े पत्थरों और ब्रिकों के बनाए जाते हैं, ईंटों से बनाए जाते हैं। तो ये सारे समय के बदलाव का एक जो है महत्वपूर्ण नमूना है। और भारत में मकानों के प्रकार के बारे में बात करें तो मकानों या आवासों के प्रकारों में विभिन्नता पीछे आवास निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की सहज उपलब्धता मुख्य कारक रही है। कहते हैं जिस क्षेत्र में जो चीज़ की जो है उपलब्धता रही है मकान उन्हीं चीज़ों से ही बनाई गई है। इसके अलावा यह भूमि की बनावट तथा जलवायु दिशाओं का भी आधारित होता है। देखिए मकान सिंपली सी बात है कि कैसा जो है जलवायु की कंडीशन है उसी प्रकार से मकान भी बनाई जाती है, क्योंकि अगर मकान इस बात को ध्यान में रखते हुए ना बनाया जाए तो वो कई कारणों से जो है संकट का सबब भी बन सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों या जहां हिमपात होते हैं वहां पर जो घर बनाई जाते हैं वो ढलान नुमा बनाई जाती है, यानी छत के बीच में जो है ऊंचा होता है और दोनों साइड से जो है सपाट होता है। तो ये ऐसे घर उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहां हिमपात अधिक होती है या बरसातें अधिक होती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। तो कहते हैं जैसा क्षेत्र होता है उसी प्रकार के आपको जो है वहाँ पर मकान बना हुआ दिख जाएगा। फिर भी अगर बात करें जहाँ तक मकान बनाने की वस्तुओं का सवाल है उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है और ये दो भाग काफ़ी महत्वपूर्ण रखेंगे। चलिए देखते हैं मकान बनाने वाले वस्तु की इकाई में दो भागों में वर्गीकृत किन किन बातों के ऊपर जो है प्रकाश डालने की कोशिश किया गया है। पहली बात आती है मकान के दीवार बनाने की सामग्री, यानी मकान की दीवार बनाने की सामग्री। दूसरा होता है मकान की छतों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम बात करें तभी निर्माण तकनीक के विकास
और वित्तीय सहायता की उपलब्धियों से ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के घर के संरचना को प्रकार में परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कहते हैं भारत सरकार ने काफ़ी मेहनत किया है और इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनके लिए कुछ पैसे प्रदान किया, और इन प्रावधानों के कारण जो है वहाँ पर आज कच्चे मकान के जगह पर पक्के मकान का जो है प्रावधान किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे समक्ष है जो मकान की दीवार बनाने की सामग्री, यानी दीवार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है दीवार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, तो कहते हैं भारत में दीवार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के मुख्य 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है मिट्टी, दूसरा है पत्थर, तीसरा है ईंट, चौथा है इमारती लकड़ी और पांचवा है नरकुल। तो ये 5 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो पहले पॉइंट के अंतर्गत है। कहते हैं मिट्टी का गारा सबसे अधिक और आम तौर पर उपयोग में लाया जाता है। अब मिट्टी गारा से आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के मकानों में जो है मिट्टियों का उपयोग किया जाता था जो पुराने समय में होता था, यानी मिट्टी के गारा यानी जो है मड का इस्तेमाल की जाती थी घर बनाने के लिए, और आमतौर पर उपयोग में लाया जाता था। और यह सभी प्रकार के मिट्टियों में पाया जाता था, हर एक मिट्टी से जो है इसको बनाने का प्रावधान था, जिसका रंग, गठन और संरचना भी अलग अलग हो सकता था। पुरातन सभ्यताओं में इसका सबसे अधिक उपयोग हुआ है और मिट्टी से बने देसी नुमा मकान प्राय देश के सभी भागों में मिल ही जाते हैं, और यह मकान पारिवारिक सदस्यों और पड़ोसियों के सहयोग द्वारा आसानी से बना लिया जाता था। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पुराने समय में कहते हैं पत्थर के घर नहीं होते थे, न ही आपको ईंट का बनाई जाती थी, लेकिन उस समय जो था माटियों को इकट्ठा करके यानी मिट्टियों को इकट्ठा करके जो है एक मकान का रूप दे दिया जाता था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये अकेला नहीं करते थे, इसमें इनके पड़ोसी भी सहयोगी होते थे। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट है पत्थर या बेलसाल्ट जो है पत्थर अथवा अच्छे ढंग से तराशे गए पत्थर का उपयोग उन स्थानों पर व्यापक रूप से होता है जहां ये निकट या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि पत्थर या बेसाल्ट पत्थर अच्छे रंग से तराशने का जो है पत्थर प्रयोग उन स्थानों पर व्यापक रूप से होता है जहां ये निकट या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। इनका परिवहन भी आसान हुआ करता था। बलुआ पत्थर वाले पहाड़ी क्षेत्रों को ज्वालामुखी पठारी क्षेत्र में ऐसे मकानों का उदाहरण बहुलता से उपलब्ध है। तो बलुआ पत्थर वाले पहाड़ी क्षेत्र में आप देख सकते हो इस प्रकार के जो मकाने हैं यानी पत्थर या बेलसाल्ट पत्थर से बनाए गए काफ़ी मात्रा में जो है देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात है ईंटों से बनी दीवार आजकल बहुत ही प्रचलित, यानी ईंटों का उपयोग। देखिए ईंटों का उपयोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आधुनिक युग में ईंटों का जो है बेखूबी प्रयोग किया जा रहा है। आप सोचिएगा ईंटों का उपयोग सिर्फ इसी समय काल में था, लेकिन ऐसा नहीं है। ईंटों का उपयोग बेखूबी अगर देखा जाए तो हड़प्पा कल्चर में भी हमें नज़र आई है कई जगहों पे। तो ईंटा का उपयोग पुरातन समय में भी बेखूबी की जा रही थी। आज पूरे देश के करीब करीब सभी ग्रामीण इलाकों में इसका प्रचलन हो गया है। आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ वहाँ पर आपको भट्ठी उपलब्ध होगा ही होगा, और ईंटों की बनाने की प्रवृत्ति भी वो आपको देखने को मिलेगा। तो यही है, आज ईंटों की भट्टी प्राय सभी ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है, और इन भट्टियों में कच्चे ईंटों को पकाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो कोयले का उपयोग बखूबी की जाती है। गाँव में बहुत आसानी से ईंट उपलब्ध आज के समय में हो रहे हैं, और ईंटों का अधिकांश प्रयोग होने से पीछे मुख्य कारण लागत में बचत और अस्तित्व तथा कम जगहों में दीवार का अधिक से अधिक आकारों में बनाया जा सकना। यानी देखा जाए तो सबसे ईंटों का उपयोग करने का सबसे मुख्य कारण है लागत में बचत। यानी सबसे अधिक पुरातन प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता कई स्थानों में भी मिले हैं जहाँ खुदाई करने पर मकानों की अवशेष मिले हैं जिनमें ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ईंटों का जो उपयोग है सिंधु घाटी सभ्यता या कह सकते हड़प्पा कल्चर में बहुत ही देखने को मिला है, जहाँ पर उन्होंने ईंटों का जो है बहुत ही सुंदरता के साथ जो है उपयोग किया हुआ था। तो ये काफ़ी महत्व रखता है उस समय के अंतर्गत। ईंटों प्रयोग में इन्हें जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा ज़्यादा प्रयुक्त होता था। यानी पुराने समय में सीमेंट रेत नहीं होती थी, तो सीमेंट रेत के जगह पर जो है
मिट्टी का गाड़ा का उपयोग करते थे, यानी मड का उपयोग किया करते थे ईंटों को जोड़ने के लिए। आज भी अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाओ तो इस प्रकार के मकान जो है आपको देखने को मिल सकता है। आजकल सीमेंट का गाड़ा ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है और कम ऊंचाई की दीवार के लिए लागत खर्च कम करने के लिए गरीब लोग कच्चे ईंटों का प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। वन प्रदेश में तथा वनों से सटे इलाकों में इमारती लकड़ी से बनी दीवारें वाले घर काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। देखिए, जो क्षेत्र वन से संबंधित है तो वन में जो है सबसे अधिक लकड़ियों की मात्रा भरमार होती है, तो लकड़ी से ही बनी आपको मकान भी जो है नज़र आएगा। इसका प्रमुख कारण इसका निकट उपलब्ध होना होता है कि जो चीज़ बहुत आसानी से उपलब्ध होता है लोग उसी का भी ही उपयोग किया करते हैं। केंद्रीय भारत में जो है भील जनजातियों के क्षेत्र में ये बहुलता से उपयोग किया जाता है, तो भील जनजाति में इसका जो है बहुत ही अच्छा से उपयोग किया जाने का प्रावधान है। उसके पश्चात है फिफ्थ, यानी टट्टर। टट्टर या ठठार का उपयोग मैदान या वन क्षेत्रों में झोपड़ी नुमा मकान बनाने में किया जाता है। यानी टट्टर या ठठार जो है प्रयोग मैदानी या वन क्षेत्रों में झोपड़ी नुमा मकान बनाने में किया जाता है। यह बिना किसी लागत मूल्य के मिल जाते हैं तथा इसके बनाने में किसी विशेष तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी इसमें तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। इससे मकान पहाड़ों की ढलानों में या शिखर में भी बनाए जा सकते हैं। विंध्य और सतपुरा क्षेत्र में बसने वाले आदिवासी मुख्यतः जो है भील और भीत जनजाति इसी प्रकार की सामग्री में अपना जो है आवास बनाते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। उसके पश्चात है छत के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुएं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है छत के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुएं। इन सामग्रियों के 7 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है और ये है खपरा, छप्पर, छाजन, चिकनी मिट्टी और अन्य, और टीन, पत्थर की फर्श, लकड़ी और ईंट तथा अन्य। तो ये छत के निर्माण प्रयुक्त होने वाले मुख्य वस्तु हैं। कहते हैं खपरेली छाजन पूरे देश में सर्वसामान्य रूप से प्रचलित थी। खपरे भी या तो जो है नाली नुमा या अर्धचंद्राकार या फिर सपाट होते थे। इसके आकार तथा रूप भी अलग अलग होता था। छज्जन में प्रयुक्त जो है खपरेली का आकार भारत के उत्तरी मैदान भागों में बड़े जबकि पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में छोटे होते थे। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि खपरेली छलान पूरे जो है क्षेत्र में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले थी। उसके पश्चात है यह कुटिया, यानी कुटिया बनाने की सबसे पुरानी और मौलिक विधि है। यह तरीका आज भी गरीब परिवार द्वारा अपनाया जाता है और हर प्रकार की दीवार जो है छाजन या फूस के ढक दी जाती है, यानी फूस से जो है ढक दी जाती है पूरी तरह से। चाहे ये दीवार लकड़ी हो, पत्थर हो, मिट्टी हो या टड्डर, किसी भी सामग्री से बनी हो सकती है। तो इसको घास फूस से जो है मिट्टी से इसको ढकने की पुराने समय में प्रावधान हुआ करती थी। उसके पश्चात है चिकनी। चिकनी मिट्टी में गोबर मिला के छत का निर्माण भारत की पश्चिमी भागों में बहुत ही सामान्य था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह तरीका काफ़ी प्रचलित है और प्रत्येक बसाहट में ऐसे घरों के सीमांकन के रूप में पहचाना भी जा सका है। समय अनुसार वर्षा ऋतु आने के पहले गोबर मिट्टी युक्त चलान से प्रस्त ढांचा दोनों से जो है बारिश से घरों की सुरक्षा और भी बढ़ जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है पर्वतीय पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पत्थर की फर्शी का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है और आवश्यकता के अनुसार जो है छाजन के लिए बलुआ पत्थर या स्लेट पत्थर को काट छांट कर दीवारों के ऊपर बिछाया जाता था और इस प्रकार के छाजन जो है मजबूत और ज़्यादा समय के लिए अस्थायी रहते थे। तो ये जो है पर्वतीय पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में इसका जो है बहुलता से उपयोग किया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और ज़रूरी भी था। उसके पश्चात मकान की छत के लिए जो है लकड़ी का उपयोग भी काफ़ी प्रचलित था, यानी मकान के छत के लिए लकड़ी का उपयोग उस समय बेखूबी की जाती थी। खासकर भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जो है मकान के छत के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। इसके भी 2 प्रकार थे, जैसे कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलन है जिसमें लकड़ी या चौड़े टुकड़े के गोलाकार रूप में ऐसा जोड़ा जाता है जो कि उनके गोलाई वाले किनारे छतों पर इस प्रकार से आच्छादित हो ताकि घरों के जो है बरसात एवं
वर्ग से सुरक्षित रख सके। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों के भागों में जो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले होते हैं, घरों की छतों को टीन या जैसे पदार्थों से ढक दिया जाता था। तो उस समय मकान की छत के लिए लकड़ी का उपयोग करना बहुत ही प्रचलित था। उसके पश्चात था दीवारों के लेंटर के ऊपर लोहे की छड़ी से साजी बिछाकर उसके ईंटों के परत बिछा दी जाती है। अब देखिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, या और आधुनिक युग में भी ऐसे देखने को आपको मिल जा सकता है, जिसमें सीमेंट का गाढ़ा बनाकर उसकी परत छदित की जाती है। आजकल ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विस्पंद केंद्रों को घर तरह ग्रामीण धनवानों के घरों की छतें ऐसी बनाई जाती है। तो आज ये जो है बनाने की पद्धति हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। द नेक्स्ट ईयर urban settlement. Urban settlement is the most important point here. According to this census of India, is urban area are those of which is a safely there are condition given below. The all place with the municipalities is a corporation and cantonment board are notified town area and communities etc. All the places with the municipalities, corporation and cantonment of board of notified town area is communitized etc. All is other place with the safety flowing criteria is a first criteria is a minimum population of 5,000. Second year, at least 75% of male working population engaged in a non-agriculture sector. There is a 75% of male working population engaged in a non-agriculture sector. A density of population of at least 4,000 person per square kilometer. 4,000 per person per square kilometer here. And besides the direction of the census, is the operation is a state and union territories were allowed to be included in a consultations with their state government and union territory. Administration and the census is a commissioner of India, some places having two districts urban characteristics as urban even. If such a place did not be city is a safety all the criteria mentioned under category and here such case include a major project colonies, railway colony, area of intensive and industrial development, an important tourist center, etc. Therefore, there are two bordered groups of town and urban settlement here. The place which safety their condition mentioned in a category are known as a tourist town and the condition mentioned in a category and the B here are known as a census town. Urban agglomerations may be consist of any one of the three combinations given below. There is a three combination is important here. A first here a town and it is adjoining urban outgrowth here. And two or more contiguous is a town with or without their outgrowth and a third a city and one of more adjoining town with there is a outgrowing together forming is a continuous as a stretch. There is an important. An example of urban outgrowth are universities, a campus and cantonment area is a portal area and seaport and airport, railway, colonies, etc. That is important. But one should be remembered that these two towns are not available or permanent. In each census, towns are subjected to be declassification and reclassification based on their prevalence or condition at that particular time. कहते हैं आज देखा जाए तो सभी चीज़ों की व्यवस्था जो है कुल एक ही क्षेत्रों में जो है सिमट सी गई है और वो क्षेत्र नगरीय अधिवास। कहते हैं नगर में सारे कुछ सिमट गया है, इसलिए लोग जो है गाँव से जो है नगर की तरफ जो है पलायन कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर नगरीय अधिवास में क्या विशेषता है जिनके कारणों से लोग जो है नगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कहते हैं नगर कई क्षेत्र कामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ बहुत सी व्यवस्था ऐसी होती है जो गाँव में देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक भी यही है कि नगरीय अधिवास। भारत की जनगणना के अनुसार शहरी और नगरीय क्षेत्र वे हैं जिनमें निम्नलिखित स्थितियाँ मिलती है। पहला तो यही स्थिति बताती है
कि नगरीय क्षेत्रों में या तो नगर पालिका अथवा निगम फिर छबनी बोर्ड होगा। यानी नगर उसको कहेंगे जहाँ पर नगर पालिका होगी या निगम होगा, या छबनी बोर्ड भी हो सकता है। अथवा अधिसूचित शहरी क्षेत्र जो है सम्मिलित मौजूद होना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात है अन्य सभी क्षेत्र जो इसके मानकों को पूरा करता है। यानी और भी क्षेत्र आते हैं जो कुछ मानक होते हैं, कुछ निर्धारित होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट पे उनको उतरना जरूरी होता है। जैसे पहला है कम से कम 5,000 जनसंख्या, यानी कम से कम उस क्षेत्र में 5,000 जनसंख्या होना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात है दूसरा कार्यशील पुरुष जनसंख्या कम से कम 75% आकृति क्षेत्र में लगे हों। और देखिए पुरुष जनसंख्या का 75% जो है आकृषि क्षेत्र में लगे होना जरूरी है, यानी जो कृषि नहीं है। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना ही चाहिए, तब उसको जो है नगर का हम घोषित ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यानी 75% जो व्यक्ति हो, पुरुष हो, वो कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में संकलित हो। और इसमें दूसरी बात यही बताई गई है कि घनत्व कम से कम 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जनगणना कार्य में निर्दिष्ट निर्देशों के अंतर्गत जब भारत के राज्यों अथवा केंद्र शासित संघीय राज्यों की सरकारों को जो है सहयोग एवं परामर्श एवं भारत के जनगणना प्रयुक्त के अनुमोदन से कुछ ऐसी भी वसाहतों के जिनके गुण नगरीय क्षेत्र जैसे होते हैं किंतु नगरीय बस्ती और मूल्य जो है सतो जिनकी वर्णन अनुच्छेद 29.5 में वर्णित है। कहते हैं पुण्यतः लागू नहीं होता हो तो भी उन्हें बसाहटों के नगरीय क्षेत्र में गिना जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी परियोजनाओं की कॉलोनियों के क्षेत्र या फिर पर्यटन विकास केंद्र स्थल इत्यादि सम्मिलित हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, नगर होने के लिए कुछ मानक कंडीशन यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब इस प्रकार से शहर तथा नगरीय अधिवासियों के दो बड़े वर्ग होते हैं। वे स्थानीय क्षेत्र जो अनुच्छेद 29.5 खंडन में वर्णित शर्तों के अनुरूप हों या उन्हें जो है वैधानिक शहर कहा जाता है। दूसरे वर्ग में आने वाले नगरीय क्षेत्र हैं जो खंडिका ख में दी गई शर्तों के पुण्य पालन करते हों और इन्हें जनगणना शहर भी कहा जाता है। नगरीय बसावट के प्रमुख नीचे दिए गए 3 गुणों में से कोई एक गुण हो सकती है। यानी यहाँ पर नगर के कुछ गुण दिए गए हैं, उन्हीं में से कोई एक गुण जो है हो सकते हैं। पहला होता है कि मुख्य नगर एवं उसके जुड़े शहरी अभिवृद्धि वाले क्षेत्र, यानी मुख्य नगर एवं उससे जुड़े शहरी अभिवृद्धि वाले क्षेत्र। दूसरा होता है 2 या 2 से अधिक संलग्न मुख्य नगर, यानी उनके अभिवृद्धि क्षेत्र सहित या उसके बिना। तो ये सारे के सारे जो हैं किसी भी नगरीय की मुख्य गुण हो सकते हैं। उसके पश्चात एक बड़ा शहर और उससे संलग्न एक या एक से अधिक शहर के अभिवृद्धि क्षेत्र में इतना संकीर्ण में विकसित हो जाते हैं कि कोई लंबा या जनसंख्या का वितान फैल गया हो। यानी धीरे धीरे कोई भी क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ी आबादी में बदल जाता है। तो ये क्षेत्र जो होते हैं जनसंख्या का वितरण फैल गया होता है और ये जो है बड़े नगर में बदल जाते हैं। नगरीय परिष्ठित क्षेत्र के उदाहरण में विश्वविद्यालय परिसर, छबनी परिसर, समुद्री तट पर बसे शहरों से सटे बंदरगाह के परिसर या फिर उद्यान परिसर हो सकते हैं। इवन कि रेलवे कॉलोनियों को भी परिसर आदि कह सकते हैं। पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसे शहर कभी भी अस्थायी नहीं होते हैं। यानी ये क्षेत्र जो है कभी भी अस्थायी नहीं होते हैं। प्रत्येक जनगणना में इसे जो है कमावेश उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिला है। इससे इन शहरों का जो अवर्गीकरण और जो है पुण्य वर्गीकरण किया जा सकता है, क्योंकि जनगणना के समय विद्यमान परिस्थितियां निर्णायक होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे का टॉपिक क्या महत्वपूर्णता को दर्शाता है, चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। द नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट है। Like a rural settlement, urban settlement and classify on various base. However, classification based on size and function are most common. Let us discuss them one by one for here. The most important point, classification based on a population size. Classification based on population size.
According to the population size census of India, classify the urban center into six classes. The urban center into six classes here. Class wise is the urban settlement and their population are given below in a tabular form. The tabular form that is important. The classification of urban settlement in a first class, the 1 lakh and above here, and class second is a 50,000 to 99,999. There is an important population point here. And third point here is a class third. There is a population here 20,000 to the 49,999. And class fourth here a 10,000 population to 19,999 population is almost is important. And fifth year 5,000 to the 9,099 999, and there are last year sixth year class is a less than 5,000. And there is another classifier of urban settlement. They classify in the following way: the first of all here town, and second here city. And the town here, the place which has a less than 1 lakh population, that is called town. There are is a less than 1 lakh population is called town. And city here, urban center having population between 1 lakh to 1 million. There is a 1 lakh to 1 million, that is called cities. The next year, metropolitan city. Metropolitan city here, the city have a population is between 1 million to 5 million. 1 million to 5 million, there is a population called to the metropolitan cities. And mega cities here, the mega cities having more than 5 million population. It is a mega city. Mega city is also here a 5 million population. The next year, functional classification here. Functional classification, this is the most popular and widely accepted classification of the urban place in India as well as in other part of the world. In India is a various scholar attempt to be a classify urban center on the basis of function. But the most popular and widely accepted functional classification was given by the Ashok Mitra and note that is demographer and the register is generally of India. There is important function classification here. And the next year, Ashok Mitras is a functional classification of Indian city. Ashok Mitra is a classification of Indian cities. Ashok Mitras as a classification is a based on a categories of worker and classification of ability in the census of 1961 and 1971. Functional classification of the town and cities could not be used in 1981. Sensitive to non-ability of town level data and based in an industrial classification of worker into 9 industrial category. There is a worker into 9 industrial categories here. In 1991, and the fourth was made to classify all urban place in terms of their functional character with a slightly modification by adjusting the industrial categories into five broad economic sector, and this classification in the following. The following classification is the most important here. Come the functional classification of urban place. Here come to the function and classification of urban place here, sector and second here industry category. There are primary activities the cultivations, agricultural labors and livestock, forestry, fishing, hunting, plantation, orchard and the allied is activities. And the mining and aquariums also here. And industries here, manufacturing, processing, service and repairs. And also here household industries, another than to household industries, construction workers. There is a types of industries here. The next year, trades. Trades is there, trade and commerce. And transport here, transport, storage and communication. And service here, other service. The procedure adopted for the functional classification in 1981 since you was the following. The first year, for each urban agglomerations and town, there is a percentage of total
is a main worker in each of the five sectors was worked out. The functional category of UA town was then determined on the following basis here. The most important basis here, if the worker is one sector, considering there is a 40% or more, the UA as the town was classified in the event is a no functional category. And second here B, if the percentage is the one sector was less than 40%, two sector having their large percentage were combined to be C. If they are together, considered there are 60% or more, if so the UA town and was classified in the equivalent bifunctioning category. And third here C part, if not two sector added up to 60% or more, and three sector having their largest percentage were combined and the UA town was classified in their relevant multi-function category. The next you have to determine the functional category of each UA and town content case where at least 1 upon 4 workers were engaged in one of the four activities while there are forestry, fishing, including livestock and plantation, etc. The mining and quarrying is a manufacturing in the household industries and construction. The respective there is a US town has been to classify in their relevant sub-functional categories and provided such activity happen to be their first and second leading function of those US town. Using the above mentioned procedure, all there are 3,697 your town of India, including Jammu and Kashmir, having been classified into different functional categories and flowing result has been obtained by applying the above scheme. The first scheme here, almost half of the UA town is a 1,756 to be precise, and were classified in the first category, primary activity, but they contain only 15.85% of the urban population of the country. The most of town belonging to be this category were a small size, and about 2 to 3 third of such a place were having is a mono function character. Well, about 1/5 were multiplicationally is Uttar Pradesh had there is the largest number of 371 such a UA and town. And the next year is 723 US town has industries. Their predominant function is important, and this place accounted for almost half of the urban population. More than one third of this place were having 1 lakh or more population, and each and this place accounted as for more than is a fourth fifth population of the UN town and classified under industry category. Less than half of such a place had a is a monofunctional character, and the number of biofunctional place was quite less. Tamil Nadu had the largest number of 101 industry, and U as a town is flowing by the Uttar Pradesh is 91 and Gujarat there 87 under this category. There is a most important category here according to industrials here, and 460 UA towns were classified in the category of trade, but this place is comprised of 7% of the urban population, and most of this is a trading town. UA had a multi-functional in the nature, and most of the rest town UA are the bifunctional in their mature. Uttar Pradesh has the largest number of UA town, and 123, and the rest of the state have a very less number of trading towns here. And the next year, only 23 UA towns were classified as a transport accommodating and less than 1% of the urban population of country. Most of them are a small town, except of few like Karagangpur as the West Bengal and Mughal Sharis as the Uttar Pradesh. So far as there is a functional character is a concern, and 10 had a mono is a function and another 10 had a multi-function character. The next year, as many as a 736 UA town had a service as a leading function, and this
accounted for more than 1/4 of the urban population. Most of there is the population about a 70% live in a class 1 is a town. As far as function are there concerned is the majority of the town are either multifunctional and biofunctional. Uttar Pradesh has the largest number of such a place is 114 followed by the Madhya Pradesh is here 82. After a decline to the discussion in the function classification of cities, the given table and show the function and few name of the cities in India that belong to the particular function. Arrive at a table, there is the most important cities according to the function and name of the city. Administrative here cities are New Delhi, Chandigarh, Bhubaneswar and Gandhi Nagar, Tirumpurams and Imphal, etc. And industries here, Jamshedpur, Bhilai, Salem, Cambodia, Ismailnagar and Surat. And transport here, port cities like Kandal, Kocha, Visakhapatnam, etc. And road and railways of junction like Mughal, Sare, Itrasis, Katan and Karapura, Agra, etc. And the next year, commercially town. The commercial town is Kolkata, Mumbai, Saranpur, Indore, Chennai, etc. And the meaning town here is Raniganj, Jeres, Dhanbad, Divoi, Ankleshwar, and Sirangoli. Singrauli is important here. And cantonment here, cantonment is 6 here, Maruti, Ambala, Jalandhar, Mohas, Pathankot, etc. And educational here, Roorkee, Pilani, Manipal, Aligarh, and the Varanasi is the education place here. And religious place here, Puri, Mathura, Madurai, Tirupati, Katras, Amritsar, and Allahabad, Varanasi. There are religious towns here. The next year, tourist. Tourists are almost a Nainital, Masuri, Simla, Panchahavi, is Udam, Dhams, Oti, and the Mount Abu, Gandak, etc. There is the most important spot of tourist here. नगरों आदिवासियों के प्रकारों की बात करें तो कहते हैं नगर के अगर टाइप्स की बात अगर हम करें कि किस प्रकार की सेटलमेंट है तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते ग्रामीण आदिवासियों के सामान्य नगरीय आदिवासियों के कई आधारों पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे प्रचलित एवं सर्वसाधारण वर्गीकरण का आधार जो है नगरीय आदिवासियों के आकार एवं संपादित कार्य होते हैं। तो इसके विषय में जो है नगरीय आदिवासियों के प्रकार के विषय में विस्तार पूर्वक जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तो चलिए इनके हर एक पॉइंट के ऊपर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करें और जानने की कोशिश करें कि नगरीय आदिवासियों के प्रकार किस प्रकार की है। तो यहाँ पर तो पहला आता है कि जनसंख्या के कार पर आधारित वर्गीकरण, यानी जनसंख्या के आधार पर आधारित किस प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। तो जनसंख्या के आधार पर जो है मानक भारतीय जनगणना नगरीय क्षेत्रों को 6 वर्गों में विभक्त किया है और ये 6 वर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी विषय में आगे हम चर्चा करेंगे कि 6 वर्ग किस प्रकार जो है बांटा गया है, यानी इसको क्लासों में विभक्त कर दिया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है नगरीय आदिवासियों का वर्गीकरण। नगरीय आदिवासियों का वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसमें हम वर्ग और जनसंख्या के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए वर्ग 1 में उसको रखा गया है जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो, यानी वर्ग 1 में जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो। लेकिन दूसरे वर्ग में रखा गया है 50,000 से 1 लाख से कम जनसंख्या हो, यानी 50,000 से लेके 99,999 होना चाहिए। ठीक है। तीसरे वर्ग में उनको रखा गया है जो 20,000 से लेके जो है 49,999 जनसंख्या निवास कर रही हो। और चौथे ग्रुप में उसको रखा गया है जो 10,000 से लेके 19,000 जो है 999 तक जनसंख्या हो। और 5वें भाग में उनको रखा गया है जो 5,000 से लेके 9,999 जनसंख्या हो। और अंतिम पार्ट में उनको रखा गया है जहां 5,000 से कम जनसंख्या निवास करते हों। तो ये नगरीय आदिवासियों के वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं नगरीय आदिवासियों का एक और वर्गीकरण है इसके प्रकार। कहते हैं प्रकार के अंतर्गत देखें तो इसमें जो है नगर, शहर, महानगर, अवैध महानगर कहलाता है। यानी सबसे पहले नगर आता है। तो नगर किसे कहते हैं? नगर ऐसे स्थान जिनकी संख्या 1 लाख से कम जनसंख्या हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? नगर का।
शहर हम किसे कहते हैं? शहर जो होती है नगरीय स्थान जहाँ जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच में हो, यानी 1 से 10 लाख के बीच में हो, उसे हम शहर कहते हैं। और महानगर किसे कहते हैं? महानगर बड़े नगर जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो, तो उसे हम महानगर कहते हैं। और विद्य महानगर, ये सबसे बड़ा महानगर उसे कहते हैं महानगर जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से ऊपर हो। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है वर्गीकरण किया गया है नगरीय क्षेत्रों को। उसके पश्चात आता है व्यवसाय मूलक वर्गीकरण। देखिए व्यवसाय के अंतर्गत भी इसको जो है अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। यह देश में शहरी स्थानों के वर्गीकरण का सबसे अधिक प्रचलित एवं सर्वमान्य तरीका है और यह तरीका विश्व के अन्य देशों में भी काफ़ी प्रचलित है। भारत में बहुत से विद्वानों ने नगरीय केंद्रों को विभिन्न व्यावसायिक जो है वृत्तियों कार्यपालकों के ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण के कई तरीके प्रस्तावित किए हैं। यानी बहुत से विद्वानों ने इसको जो है अलग अलग भागों में विभक्त करने के प्रयास किए हैं, पर इनमें सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक जो है स्वीकृति तरीका जो है अशोक मित्रा द्वारा दिया गया था। अशोक मित्रा ने जो है व्यवसाय मूलक वर्गीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो कि एक प्रसिद्ध जनकिकीय विशेषज्ञ थे और भारत के तकनीकी महापंजीय हुआ करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो आया है भारत के शहरों के अशोक मित्रा की व्यवसाय मूलक विधि द्वारा वर्गीकरण, यानी भारत का अशोक जो है शहरों का जो है वर्गीकरण अशोक मित्रा के व्यवसाय मूलक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वर्गीकरण था। अशोक मित्रा द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण श्रमिकों की श्रेणियों पर आधारित थी, यानी अशोक मित्रा द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण श्रमिकों की श्रेणियों पर आधारित थी और यह श्रमिक श्रेणी जनगणना वर्ष जो है 1961 और जनगणना वर्ष जो है 1971 के आकारकों यानी आंकड़ों से उपलब्ध की गई थी। यानी देखा जाए तो वर्ष 1971 के आंकड़ों से उपलब्ध की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अशोक मित्रा द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि यह श्रमिक श्रेणी जनगणना वर्ष जो है 1961 और जनगणना वर्ष 1971 के आंकड़ों से उपलब्ध की गई थी। परंतु 1981 की जनगणना में दर्शाया गया कि व्यवसाय मूलक शहरों एवं नगरों की वर्गीकरण उपयोग में नहीं लाया जा सका, क्योंकि ये शहर सदर पर औद्योगिक श्रमिकों के 9 औद्योगिक वर्गों में पूरी तरह से विभक्त नहीं किया गया था। फिर भी 1991 में एक जो है अभिनव प्रयास भी किया गया जिसके अंतर्गत औद्योगिक श्रेणियों को 5 समूहों में बांटते हुए भारत के सभी शहरों को उनकी व्यवसायिक कार्यशीलता के आधार पर 5 आर्थिक खंडों में बांट दिया गया। कहते हैं अंतिम वर्गीकरण इस प्रकार किया गया था जो कि नीचे दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं कि नगरीय स्थानों की व्यवसाय मूलक वर्गीकरण किस प्रकार की थी। अब देखिए यहाँ पर जो आया है नगरीय स्थानों के व्यवसाय मूलक वर्गीकरण, तो आर्थिक खंड आपको नजर आ रहा होगा और औद्योगिक श्रेणी। कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है कृषि कार्य सम्मिलित थी और दूसरे नंबर पर कृषि श्रमिक था। यानी कहा जाए तो पशुपालन, वन की मछली पकड़ना, शिकार करना, बागवानी, उद्यान की तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप इसमें सम्मिलित थी। साथ में देखा जाए तो खनन एवं उद्यान इत्यादि भी सम्मिलित थी। दूसरे क्षेत्र में जो आता था उद्योग धंधे यानी व्यवसाय। कहते हैं उद्योग धंधे व्यवसाय जो थी उसमें निर्माण, संसाधन की तैयारी, सेवाएं, सुधार एवं मरम्मत सेवाएं सभी जो थी उपलब्ध थी। कहते हैं घरेलू उपयोग की वस्तु बनाने की औद्योगिक इकाई हुआ करती थी और घरेलू उपयोग की वस्तु बनाने के अलावा उद्योग भी इसमें बखूबी सम्मिलित थी। कहते निर्माण कार्य में लगे मजदूर भी इसमें कार्यरत थे। उसके पश्चात तीसरी बात जो थी व्यापार। देखिए व्यापार जो थी व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत इसमें सम्मिलित थी। उसके पश्चात आता है यातायात जो था परिवहन, गोदाम, संग्रह, भंडार एवं संचार व्यवस्था के अंतर्गत था, जो कि काफ़ी जरूरी था। उसके पश्चात था सेवाएं देखा जाए तो विविध सेवाओं के अंतर्गत आता था। तो ये जो था काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाई गई थी। देखा जाए तो 1991 की जनगणना में अपनाई गई कार्य प्रणाली जिसके द्वारा शहरों के व्यवसाय मूलक आधार पर वर्गीकृत किया गया था और वो इस प्रकार थी। पहला तो यही बात बताया गया था कि प्रत्येक शहरी बसाहट के समूहों को या शहर सटे कस्बों की बसाहटों में कुल प्रमुख कार्यशील व्यवसायियों का प्रतिशत जो है 5 आर्थिक खंडों में कितना है या गणना द्वारा तय लिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है।
उसके पश्चात दूसरी बात थी कि व्यवसाय आधारित श्रेणी क्रम को प्रत्येक शहरी वसाहत के समूह के लिए इस प्रकार से तय किया गया था। तो पहली तो बात यही थी कि यदि किसी एक औद्योगिक खंड में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 40% या इससे अधिक है तो ऐसे शहर बसावट के समूहों को उसी औद्योगिक खंड के एकल क्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी जहां पर 40 व्यक्तियों की संख्या 40% या उससे अधिक हो तो उनको एक एकल क्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। दूसरी बात थी कि यदि किसी एक औद्योगिक खंड में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 40% से कम हो तो उसे दो अन्य इकाइयों में मौजूद संख्या से जोड़ दिया जाता है। यदि दोनों का योग 60% से अधिक है तो ऐसे शहर वसाहत को समूहों को द्विक्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। तीसरी बात यही दर्शाती है कि यदि दो इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तब भी 60% या अधिक नहीं होती है तब 3 अधिकतम प्रतिशत वाली इकाइयों में कार्यरत लोगों की संख्या को जोड़ दिया जाता है और फिर ऐसे शहर वसाहत के समूह को बहुक्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। उसके पश्चात आता है यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी बाहरी शहरी समूह की वसाहत में 1/4 कार्यशील व्यक्तियों का व्यवसाय किन्हीं 4 कार्यों में हो, अर्थात वानिकीय यानी मत्स्य पौधे रोपण पशुपालन इत्यादि हो सकती है इसमें, खनन एवं उद्यान, ठीक है, या वस्तु निर्माण वाले उद्योग और या निर्माण कार्य में कार्यरत हो तो प्रत्येक शहरी वसाहत की कार्यशीलता श्रेणी का वर्गीकरण उनके संबंधित व्यवसाय कार्यशीलता के आधार पर उपश्रेणियों में किया जाता है। बशर्ते यही है कि उपश्रेणियों की व्यावसायिक कार्यशीलता प्रथम एवं द्वितीय कोटि की ही हो, तो ये काफ़ी ज़रूरी बन जाती है। कहते हैं उपयुक्त वर्णित विभाजन प्रणाली का आश्रय लेते हुए भारत के सभी 3697 शहर वसाहतों के समूह में जम्मू कश्मीर के अलावा को विभिन्न कार्यशील श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था और इस प्रयास के परिणाम इस प्रकार प्राप्त हुए। कहते हैं इसके परिणाम जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो पहले पॉइंट के अंतर्गत यही बात है कि भारत की कुल शहरी वसाहत समूह के लगभग आधे अथवा 1756 इकाइयों को प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जहां के व्यवसाय प्राथमिक दर्जे के थे, परंतु इनकी संख्या भारत की कुल शहरी जनसंख्या का 15.85% के बराबर होती है। अब इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अधिकांश शहर काफ़ी छोटे आकार के हुआ करते थे और इन शहरों को 2/3 स्थानों में एकल व्यवसाय प्रधान कार्यशील व्यक्तियों के होते थे। बाकी 1/3 कार्यशील लोग बहुधंधीय अर्थात विविध व्यवसायों से संबंधित रखने वाले हुआ करते थे। ऐसे शहरों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ उत्तर प्रदेशों में संख्या देखें तो 371 थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात दूसरे पॉइंट है देश में 723 ऐसे शहरी वसाहत के समूह हैं जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय उद्योग से जुड़े हुए हैं। यानी देखा जाए तो ये सारे के सारे उद्योग से जुड़े हैं। कहते हैं खास बात यह है कि इन स्थानों की वसाहत की जनसंख्या के आधे से अधिक भाग नगरीय है और इसमें से उन स्थानों की संख्या 1/3 से ज़्यादा है जिनकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक हो। कहते हैं औद्योगिक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत शहर वसाहतों की 4/5 की जनसंख्या इन्हीं शहरों वसाहतों में रहती है। आधे से कुछ कम ऐसे स्थानों में एकल व्यवसाय प्रधान कार्यशील लोग रहते हैं, परंतु बहु कार्यशील श्रेणी वाले स्थानों की संख्या काफ़ी कम है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक यानी 101 इकाई औद्योगिक शहरी वसाहतों की श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि 91 है तथा गुजरात 87 है, इन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये दर्शाता है कि शहरी बसाहट। अब शहरी बसाहट में क्या है, नगर की उन इकाइयों की संख्या 460 थी जिन्हें व्यापार की श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और इनका जनसंख्या देश की शहरी जनसंख्या का 7% से बराबर थी। इनमें से अधिकांश व्यापारिक नगरों शहरी बसाहटों के समूह में कार्य की प्राकृतिक बहु कार्यशील होती थी, जबकि शेष बचे नगर देखा जाए तो दीर्घ कार्यशील प्रकृति के होते थे। ऐसे शहरों की सबसे ज़्यादा संख्या 121 हुआ करती थी
और उत्तर प्रदेश में ये थी, जबकि बाकी के राज्यों में व्यापार के संबंध ऐसे शहरों की संख्या बहुत ही कम हुआ करता था। उसके पश्चात आता है परिवहन से संबंधित श्रेणियों में केवल 23 नगर वर्गीकृत किए गए, जिनका देश की नगरीय जनसंख्या में योगदान सिर्फ 1% से भी कम थी। इनमें से अधिकांश शहरी स्थानों का आकार बहुत छोटा हुआ करता था, यद्यपि कुछ बड़े आकार के भी हुआ करते थे, जैसे पश्चिम बंगाल की खड़गपुर और उत्तर प्रदेश में जो है मुगल सराय आदि। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान थे। जहाँ तक कार्यशील व्यवसाय का संबंध है, इन 23 में से 10 शहरी वसाहतों में एक व्यावसायिक लोग रहते हैं, बाकी 10 में विविध व्यावसायिक कार्य वाले लोग हुआ करते थे। उसके पश्चात पांचवी बात यही दर्शाती है कि करीब 736 ऐसे शहरी बसाहट वाली इकाई देश में है जिनमें विविध सेवाओं ही प्रमुख व्यवसाय के साधन हुआ करता था, और इसमें बसने वाले लोगों की संख्या देश की कुल नगरीय जनसंख्या के 1/4 के बराबर हुआ करता था। इसमें से अधिकांश जनसंख्या जो है 70% यानी प्रथम श्रेणी के शहरों में रहती थी। जहाँ तक उनकी व्यवसायिक कार्यशीलता का संबंध है, अधिकांश शहरों के निवासियों का व्यवसाय बहुकार्यशील एवं द्विकार्यशील हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में ऐसे शहरों की संख्या 114 तथा मध्य प्रदेशों में जो है 82 होती थी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। अब देखिए, इसी बात को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय कार्यवृत्ति पर आधारित शहरों का वर्गीकरण। तो कार्यवृत्ति देखिए, इधर साइड कार्यवृत्ति दर्शाया गया है और दूसरे साइड शहरों के नाम। प्रशासनिक शहर देखें तो कौन कौन सी है? नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर और तिरुवनंतपुरम और निफाल इत्यादि आती हैं। यदि बात हम करें औद्योगिक जो है कार्यवृत्तियों की, तो औद्योगिक शहरों के नाम जो है जमशेदपुर, भिलाई, सलेम, कोल्हापुर, मोदीनगर, सूरत इत्यादि। तो ये के सारे जो है शहरों के नाम है औद्योगिक के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है परिवहन के अंतर्गत। देखिए, परिवहन के अंतर्गत आता है समुद्री तटों के बंदरगाह जैसे कंदाल, कोचीन, विशाखापट्टनम इत्यादि। सड़क एवं रेल मार्ग के जंक्शन जैसे मुगलसराय, इटारसी, कटनी, खड़गपुर, आगरा इत्यादि। तो ये परिवहन के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है। उसके पश्चात है वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगर देखा जाए तो सबसे पहले कोलकाता आता है, मुंबई आती है, सहारनपुर आता है, इंदौर, चेन्नई। तो इंदौर, चेन्नई सारे के सारे जो है वाणिज्यिक नगर हैं। उसके पश्चात अगर हम खनन नगर देखें तो खनन नगर जो है रानीगंज, साड़िया, धनबाद, डिबोबाई, अकलेश्वर, सिंगरौली और इत्यादि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर छबनी देखें तो छबनी तो मेरठ छबनी है, उसके बाद अम्बाला छबनी है, जलंधर छबनी है, महू छबनी है और पठानकोट इत्यादि सारे के सारे जो है छबनी के अंतर्गत विभक्त किया गया है। उसके पश्चात आता है शैक्षणिक यानी एजुकेशन का जो है सेक्टर कौन से हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो इसमें रुड़की, पिलानी, मणिपाल। देखिए, मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप जानते होंगे, तो ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके बाद अलीगढ़, वाराणसी इत्यादि प्रमुख है। धार्मिक के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहला नाम तो हमारे समक्ष आता है पुरी का। पुरी आता है, मथुरा, मदोरी, तिरुपति, कटरा, अमृतसर, इलाहाबाद और वाराणसी इत्यादि धार्मिक स्थल के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें पर्यटन के अंतर्गत, तो पर्यटन के अंतर्गत जो है नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमंडी, उदयमंडल, ऊटी और माउंट आबू और गंगोटक इत्यादि आते हैं। ये सारे के सारे स्थान जो है पर्यटन स्थान है जो भारत की इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने हर एक जो है टॉपिक का विस्तार पर चर्चा किया। कहते हैं सेटलमेंट की हर एक विस्तार, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल एरिया हो, सेटलमेंट हर क्षेत्र के विषय में विस्तार पर चर्चा किया और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो या तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, तो आप जितना हो सके इस वीडियो के शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, कहते हैं दोस्तों, जितना आप शेयर कीजिएगा उतना दूसरे बच्चे तक
जो है पहुंच बनेगी और दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सकेगा। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है, बाद में कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए, इसलिए अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अब सोचिएगा सेव क्यों किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th से लेके MA तक सारे वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहाँ पर ट्रिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। तो आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, बहन के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहेगा और सबके लिए समझ की बात यहाँ पर है। तो इसलिए तिरपान स्टडी सेंटर को अभी सब्सक्राइब कीजिए, सोचना नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप को कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो तो इसके लिए भी प्रावधान है, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से जो है काफ़ी सुधार किया जा सकता है।